हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो आज से हम आपकी पीडियाट्रिक की मेन जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपका क्लास टाइमिंग यही रहेगा डेली के लिए 4:30 टू 5:30। ओके। और बाकी जो भी कभी चेंजेस होंगे इन फ्यूचर वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी जो रेगुलर टाइमिंग रहेगा आपका क्लास का वो यही रहेगा। तो आज से हम आपका क्लास शुरू कर रहे हैं। आपकी 2 डेमो हो चुकी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो भी सिलेबस मैंने लिखा हुआ है ये आपका पार्ट ए है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर भी है पार्ट बी, ये भी है। तो ये CCIM का आपका सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो नोट्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेबस फॉर्म में जो भी लिख रखा है उसी अकॉर्डिंग आपके सारे नोट्स तैयार किए गए हैं। सारा आपका जो भी सिलेबस के अंदर सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी टॉपिक कवर किए हुए हैं, एक भी टॉपिक नहीं रहा है। और नोट्स में आपको ऐसे नहीं सोचना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको नोट्स के अलावा बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये है कि हमें केवल एग्ज़ाम क्लियर करना है उनके लिए नोट्स जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो नोट्स में आपका सब कुछ कवर किया हुआ है। नोट्स को लेके आप परेशान ना हो कि आपका कोई टॉपिक रह गया होगा या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आपको नहीं आएगी। इन केस आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौमार भृत्य का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक है आपका सिलेबस का कौमार भृत्य का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम कौमार भृत्य पढ़ने वाले हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौमार भृत्य है क्या। कौमार है क्या? कौमार भृत्य जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। कौमार भृत्य में 2 शब्द हैं, मेनली जो वर्ड है यहाँ पे कौमार। कौमार का मतलब होता है कुमार। कुमार बोले तो बच्चे के लिए ये शब्द यूज किया गया है संहिताओं में। आचार्य चरक की बात करूं, आचार्य काश्यप की बात करूं, यहाँ हम मेनली जो कौमार भृत्य है वहाँ पे हम काश्यप की बात करेंगे, आचार्य काश्यप की बात करेंगे। काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद के 8 अंग पढ़ के आ चुके हो, आपने पढ़ा होगा अष्टांग हृदय का आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सभी को? कोई नेटवर्क इश्यू है, एक सेकेंड। स्क्रीन क्लियर है? आपको सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपने अष्टांग हृदय के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आयुर्वेद के 8 अंग बताए हुए हैं वहाँ पर। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, आपने ये कोटेशन बहुत रटा होगा, कई लोगों को याद भी होगा अभी तक भी। तो उस कोटेशन के अंदर यानी कि आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए हुए हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, ये कोटेशन था आचार्य बागवट का, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने भी बाल शब्द दिया हुआ है नाम। इसी तरीके से आचार्य चरक ने, आचार्य केवल आपको अभी से रटना नहीं है, आप जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौमार भृत्य का परिचय दीजिए, तो वहाँ आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि आचार्य बागवट ने कौमार भृत्य को कहाँ रखा है, आचार्य सुश्रुत ने कहाँ रखा है। इसी तरीके से आचार्य चरक ने भी, जैसे बागवट ने 8 स्थान बताए हैं, उसी तरीके से आचार्य चरक ने भी अपने 8 स्थान बताए हैं। सभी संहिताओं में 8 स्थान है, क्योंकि आयुर्वेद के ही 8 स्थान नहीं, सॉरी 8 अंग हैं। इसी तरीके से आचार्य चरक ने भी 8 अंग बताए हैं, लेकिन आचार्य चरक कौमार भृत्य को कौन से स्थान पर रखते हैं? 6वें स्थान पर रखते हैं। आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है कि ये बात भी हमें याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आप जब पीजी एंट्रेंस देते हो उसके अंदर ये बातें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक ने कौमार भृत्य को
6वें स्थान पर रखा है और आचार्य सुश्रुत ने 5वें स्थान पर रखा है। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आचार्य भागवत का देखते हैं तो काय बाल, बाल शब्द आ रहा है दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। पहले किसको रखा है इन्होंने, काय चिकित्सा को आचार्य भागवत ने, दूसरे पर रखा है काय बाल। फिर उसके बाद आते हैं ग्रह ऊर्ध्वांग। अभी वो अपने काम की चीज नहीं है, अपन को बस इससे मतलब है कि आचार्य भागवत ने कौन से स्थान पर रखा है, द्वितीय स्थान पर। तो आचार्य भागवत के लिए क्या लिखा हुआ है, आचार्य भागवत ने कौमार भृत्य को द्वितीय स्थान दिया है तथा कौमार भृत्य को बाल चिकित्सा नाम दिया है। इस शब्द पे जोर देना है, आगे मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, आचार्य भागवत ने दूसरे स्थान पर रखा है। तो ये आपको इजीली याद रह सकता है, इसमें आपको अलग से दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो तो अब तक ये चीजें याद हो जाती हैं इजीली। फिर देखते हैं आचार्य, अब कोई ये पूछे आपसे कि आचार्य काश्यप ने किस स्थान पर रखा होगा कौमार भृत्य को, तो इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौमार भृत्य को बताने वाला, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने वाला एक ही आचार्य है, काश्यप। और काश्यप जो संहिता है वो कौमार भृत्य के लिए ही लिखी गई है या फिर बालक के लिए लिखी गई है। तो इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य को कौन से स्थान पर रखा होगा। यहाँ पर हमेशा कौन सा स्थान रहेगा, प्रथम स्थान, क्योंकि हम यही डिटेल में पढ़ रहे हैं। और आचार्य काश्यप ने भी डिटेल में कौमार, इन्होंने और भी चीजें बताई हैं, लेकिन इन्होंने जैसे कि आचार्य चरक ने काय चिकित्सा पर जोर दिया है, आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर जोर दिया है, उसी तरीके से आचार्य काश्यप ने बालक की चिकित्सा यानी कि कौमार भृत्य पर जोर दिया है। तो यहाँ पे कौमार भृत्य को कौन सा स्थान मिलेगा, पहला स्थान मिलेगा। आचार्य हारित ने हारित संहिता में कौमार भृत्य को बालक कहा है। अब आगे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, हारित की डेफिनेशन पूछी जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, ये तो रहा जनरल इंट्रोडक्शन की कौमार भृत्य को कौन सी संहिता में कहाँ रखा गया है, कॉमन सी बात हो गई। फिर उसके बाद आता है इसका महत्व, हम कौमार भृत्य क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है कौमार भृत्य पढ़ना, हमें क्या जरूरत है कौमार भृत्य पढ़ने की, या फिर इसकी प्रधानता क्या है। तो एक बात बताइए, जैसे कि आज हम बोले कि आचार्य चरक ने काय चिकित्सा को जो है प्रथम स्थान दिया है, या फिर हम बोलते हैं कि जो है केसी या मेडिसिन डिपार्टमेंट ही सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सब प्रधान है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे जब भी किसी बालक का जन्म हुआ, जब भी शिशु का जन्म हुआ और उससे लेकर के उसे बड़े होने तक, यानी कि काय चिकित्सा तक आने में, काय चिकित्सा तक आने में उसे कौन सी फेज क्रॉस करनी पड़ेगी, अपनी बाल्यावस्था क्रॉस करनी पड़ेगी उसको। यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि जैसे वय को बांटा गया है बाल अवस्था, मध्यम अवस्था या युवा अवस्था और वृद्धावस्था, तो जो केसी डिपार्टमेंट है या काय चिकित्सा है यानी कि जो वयस्क के लिए बताया गया है, उसको उस फेज तक आने में कौन सी फेज क्रॉस करनी पड़ेगी, बाल्यावस्था क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर बालक ही नहीं होगा तो काय चिकित्सा किस लिए प्रधान, फिर आप किसकी चिकित्सा करोगे, क्योंकि जब बालक बड़ा होगा तभी वो बीमार पड़ेगा, तभी वो आपके पास काय चिकित्सा में दिखाने आएगा। तो कहने का मतलब है कि आचार्य काश्यप ही हमें एक बालक को बड़ा करके दे रहा है। बड़ा करके दे रहा है मतलब कि बालक का जन्म हुआ, इसने उसके कई संस्कार कराए, अगर वो बीमार हुआ है तो उसको ट्रीट किया, ट्रीट करेगा उसको, उसकी बाल्यावस्था से निकाल कर उसको वयस्क बनाएगा, तभी तो वो हमारे पास काय चिकित्सा में आ सकता है, इनकेस वो बीमार हुआ तो वही चीज़ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखी है, देखिए। आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य की तुलना अग्नि देवता से की है। ये कोटेशन जिन लोगों को इजीली कोटेशन याद हो जाते हों वो कोटेशन याद जरूर करें, और नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी अच्छे से याद रखिए। तो महत्व में क्या बताया गया है, कौमार भृत्यम अंष्टानाम तंत्राणाम आद्य उच्यते। सच बात है, जो आचार्य काश्यप ने बोला है या जो सभी मानेंगे कि कौमार भृत्य जो है वो जितने भी 8 अंग बताए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, आयुर्वेदस्य महतो देवानाम इव हव्यप। यहाँ पे जो हव्यप शब्द है वो किसके लिए यूज किया है, अग्नि के लिए। आगे बताती हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी अभी। अनेन ही संवर्धित इतरे चिकित्सन्ति,
अब देखिए क्या लिखा है, ये तो रहा कोटेशन, जिनको याद हो जाए जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 15 क्वेश्चंस, उनमें यही डेफिनेशन ही उठ के आती हैं। ठीक है, तो आचार्य काश्यप ने कौमार वृत्त की तुलना किससे की है? अग्नि देवता से की है। कैसे की है, क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है। अब अग्नि को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आपने भी देखा होगा, जनरली हम जब घरों में जब भी भगवान को प्रसाद लगाते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं? अग्नि में आहुति देते हैं, उनके प्रसाद की अग्नि में आहुति देते हैं। या हम जब भी घरों में पूजा कर रहे हैं तो बिना अग्नि के कोई भी काम संभव नहीं है। तो जिस प्रकार सभी देवताओं में किसको श्रेष्ठ माना गया है? अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार महान आयुर्वेद में 8 तंत्रों में कौमार भृत्य को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जैसे बिना अग्नि के आगे कुछ संभव नहीं है, उसी तरीके से कि अगर कुमार को काश्यप ने ठीक नहीं किया तो वो बड़ा नहीं बनेगा, यानी कि वयस्क नहीं होगा, युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कुमार की चिकित्सा तो यही कर रहा है, आचार्य काश्यप ही कर रहा है, इसी ने ही मेनली बताई है। तो अगर उसकी चिकित्सा, वो जब रोग से ग्रसित है, उसकी चिकित्सा नहीं हुई और उसकी उसी अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई, तो वह आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसको क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। इस कौमार भृत्य के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य की अन्य विद्या के चिकित्सा करते हैं। जो अन्य विद्या के जो चिकित्सक हैं, वही जैसे कि केसी में या सर्जरी डिपार्टमेंट में जा रहा है, शल्य तंत्र में जा रहा है, पंचकर्मा करवा रहा है, वो तभी तो करवा पाएगा जब वो उसकी आयु में वृद्धि होगी, जब वो बड़ा होगा। यानी कि अगर वो रोग ग्रसित है, वो मर गया, तो आगे के जो भी चिकित्सक हैं, जैसे काय चिकित्सा वाला हो गया या पंचकर्म हो गया, वो बैठे ही रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि बालक बड़ा होके ही तो उनके पास दिखाने आने वाला है। तो वही सेम बात यहाँ पर उनकी श्रेष्ठता या उपमा की तरह ये बात बताई गई है। आगे क्या लिखा है? कौमार भृत्य चिकित्सा शास्त्र की एक प्रमुख विद्या है। यदि बालक स्वस्थ रहेगा, जो मैं इतनी देर से पिछले 5 मिनट से जो लाइन में घुमा घुमा के बता रही हूँ, वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। यदि बालक स्वस्थ रहेगा, उसका पालन पोषण तथा चिकित्सा उचित प्रकार से होगी, तभी वो भविष्य में आरोग्य को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है कि कौमार भृत्य में हमें सब कुछ अभी तो आज आपकी पीढ़ियाँ शुरू हुई है, अभी आप धीरे धीरे देखोगे कि जो बालक है उसका जन्म हुआ, फिर उसके संस्कार होंगे, फिर उसका पोषण होगा, इस तरीके उसका, अगर वो रोग से ग्रसित है तो उसकी चिकित्सा होगी। सब कुछ हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये सब काम से वो निकल गया, यानी कि उसका न्यूट्रिशन अच्छे से हो गया, वो रोग से ग्रसित है तो उसकी चिकित्सा अच्छे से होगी, तभी तो आगे वो क्या होगा? आरोग्य को प्राप्त कर पाएगा। तो ये है कौमार भृत्य का महत्व। ठीक है, फिर उसके बाद है कौमार भृत्य का क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है इसमें? अब इसमें यह बात बताई गई है कि आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य के अंदर क्या क्या बातें बताई हुई हैं। तो ये भी जनरल सी बात है, कुछ खास नहीं है। आज की क्लास में केवल आपका कौमार भृत्य का इंट्रोडक्शन चल रहा है, मेन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्र में यानी कि काश्यप ने किन किन चीजों को, किन किन बातों को कौमार भृत्य के अंदर या काश्यप संहिता के अंदर बताया है। तो कौमार भृत्य शिशुओं व स्त्री एवं प्रसूता। अब यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि शिशु के साथ स्त्री आना क्यों जरूरी था, प्रसूता आना क्यों जरूरी था। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है, क्यों आया ये। अब देखिए, जब भी बालक की उत्पत्ति हम आफ्टर डिलीवरी बात नहीं करते, जब भी वो गर्भ में आ चुका है, अपनी मदर के यूट्रस में वो आ चुका है, जब भी स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका है और वहाँ पे वो जाइगोट बन गया है, वहीं से क्या है, उसकी अवस्था शुरू हो चुकी है। तो बालक, जो बच्चा है, जो शिशु है, चाइल्ड है, फीटस है, आप जो भी बोलो, अगर उसकी डिलीवरी हेल्दी होनी है तो इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि उसकी जो गर्भ के अंदर उत्पत्ति है, स्थिति है, वो भी तो सब ठीक रहे। यानी कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है
कि एक बार जो शिशु है, जो चाइल्ड है, फीटस है, उसकी उत्पत्ति एक बार गर्भ में हो चुकी तो वो 9 महीने बाद एकदम हेल्दी बाहर निकलेगा, ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं, क्योंकि गर्भिणी को भी रोग होते हैं। आप साथ साथ अपने स्त्री रोग भी पढ़ रहे होगे, गायनी भी आप लोग पढ़ रहे होगे, तो गर्भिणी को भी रोग होते हैं। तो कोई रोग अगर गर्भिणी को हो रहा है तो उसके बालक को भी इफेक्ट करेगा, जो उसकी यूट्रस में जो उसका बेबी है उसको भी इफेक्ट करेगा, तो उसको भी रोग होंगे। इसीलिए आचार्य काश्यप जो है वो शिशु की, गर्भिणी स्त्री की या प्रसूता स्त्री यानी कि जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि चलो डिलीवरी तो हो गई, अब यहाँ पे प्रसूता का क्यों बताया है? प्रसूता का यूँ बताया है क्योंकि जो उसको ब्रेस्ट मिल्क फीड तो अभी प्रसूता ही कराएगी। तो मैंने आपको डेमो में लास्ट टॉपिक पढ़ाया था स्तन्य दोष। तो अगर उसकी जो बच्चा है उसकी माँ का स्तन्य अच्छा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई खराबी है, तो बच्चे को इफेक्ट करेगा। इसीलिए आचार्य काश्यप ने बालक के साथ साथ स्त्री और प्रसूता दोनों, स्त्री के साथ आप गर्भिणी भी लिख सकते हो, दोनों के अंदर होने वाली व्याधियों के शमन को, यानी कि अगर उनमें कोई व्याधि हो रही है तो उनकी चिकित्सा बताई है इन्होंने। फिर उसके बाद पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, इसके बारे में आचार्य काश्यप ने कौमारवृत्त के अंदर बताया है। इसीलिए 16 वर्ष तक शिशुओं में होने वाले विकारों का, स्त्री के गर्भावस्था, प्रसवावस्था व स्त्री के जननांग से संबंधित व्याधियों की चिकित्सा इसमें की जाती है। यानी कि क्या लाइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन ये है कि 16 वर्ष तक का जब तक बालक नहीं हो जाता, क्योंकि आचार्य काश्यप ने कुमार की जो वय बताई है वो 16 वर्ष तक की बताई है, यानी कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक का जो बालक होगा वो बाल्यावस्था के अंदर आएगा। इसीलिए जब तक बच्चा 16 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर कोई विकार हो रहे हैं, उसकी चिकित्सा इन्होंने बताई है। स्त्री अगर गर्भिणी है यानी कि बच्चा गर्भ में है तो उसकी चिकित्सा बताइए, प्रसव के बाद बताइए, और उनके जननांगों से संबंधित कोई भी व्याधि हो रही है, जैसे कि गर्भ जो है उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, उस तरीके की व्याधियों की चिकित्सा इन्होंने काश्यप संहिता के अंदर बताई हैं। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, एक टॉपिक आएगा आपके बाल ग्रह, हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ भी लिया हो। तो बाल ग्रह जो बताए हैं वो आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 9 बताए हैं। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो ग्रह रोग से, अभी मैं यहाँ पे आपको ग्रह रोग की डिटेल नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा टॉपिक है, तो केवल आप अभी के लिए इतना समझिए कि जो बच्चे के अंदर ग्रह रोग होते हैं उनके प्रतिषेध, यानी कि उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, उनको किस तरीके से उनसे जो है बच्चे की सुरक्षा की जा सकती है, उस तरीके का उपाय, ग्रह उत्पन्न कैसे हो सकते हैं, कैसे वो बच्चों के अंदर ग्रह रोग हुए, जैसे स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, पूतना, रेवती, ये कई सारे नाम आएंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, यानी कि इनके लक्षण क्या होंगे, इनके चिकित्सा और योनि व्यापत, ये भी आपके गायनी में टॉपिक आएगा। तो अभी आपको सारा खेल समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे स्त्री को भी साथ लेके चल रहे हैं, तो योनि व्यापत की भी चिकित्सा यहाँ पे कौमारवृत्त के अंदर बताई हुई है। यही क्या है, कौमारवृत्त का क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं पुरुष के शुक्र दोष, स्त्री का आर्तव दोष, स्तन रोग, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, ये सब कौमारवृत्त का क्षेत्र है। अब यहाँ पे केवल इतनी बात लिखी गई है, लेकिन जैसे जैसे आप कौमारवृत्त पढ़ोगे, इन केस आपका मान लो 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो ये मैटर सफिशिएंट नहीं है, वैसे तो नहीं आएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, जितना भी मैं आपको आगे कौमारवृत्त पढ़ाऊंगी उसके अंदर आपको फिर एक एक करके सब बता देना है कि आचार्य काश्यप ने कुमार के अंदर लेहन कर्म बताया है, इस तरीके से उनके अंदर पंचकर्म बताया है, इस तरीके से उनके अंदर औषध की मात्रा या औषध द्वारा चिकित्सा, वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो इसीलिए ये पार्ट इतना लिखा गया है, क्योंकि इन केस आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ गया तो अब आप वो लिखोगे जब हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनका एक एक पॉइंट आप केवल ऐड करते चलना। कि अभी देखो यहाँ पे आप और लिख सकते हो कि कौमारवृत्त के अंदर बच्चों के अंदर होने वाले संस्कारों का वर्णन किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें, अब ये सारी बातें मैं एक पेज में समराइज नहीं कर सकती, इसीलिए आपको जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे वैसा वैसा यहाँ पे ऐड करते चलना है। मॉडर्न क्या कहता है कौमारवृत्त के बारे में, यानी कि पीडियाट्रिक के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। पीडियाट्रिक के अंदर आती है एंटीनेटल केयर, ठीक है, बच्चे की एंटीनेटल केयर, ये डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि क्या है।
बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल यानी कि इम्यूनाइजेशन किस तरीके से होना है, न्यूट्रिशन क्या देना है, बेबी का बर्थ हो गया उसको न्यूट्रिशन क्या देना है, और उनकी हेल्थ एजुकेशन, ये सारे के सारे पीडियाट्रिक के अंदर आते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपके ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर